अब हमारे टेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं उसमें एक क्वेश्चन है 15.2, जिससे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर। और एक और हमारा जो क्वेश्चन है उसमें नेचुरल पॉलीमर की ही इंफॉर्मेशन पूछी गई है। तो हम साथ में अगर बात करें तो 15.2 के साथ में क्वेश्चन आता है दैट 15.20 एंड दीज आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये इस बार 2015 का ऑल इंडिया पीएमटी का क्वेश्चन था। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, नेचुरल और सिंथेटिक, जैसे कि हमें नाम पता पड़ता है, नेचुरल पॉलीमर वो होते हैं जिनका जो सोर्स होता है वो लिविंग स्पीशीज़ होते हैं, और इन सोर्स में जितने भी लिविंग स्पीशीज़ हैं उनमें प्लांट आ सकते हैं और एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इनसे मिलने वाले इन पॉलीमर के एग्जांपल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं उनके जुड़ से बनने वाला पॉलीमर है। स्टार्च आता है इस कैटेगरी में, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, सब पॉलीमर्स हैं। और उसके बाद प्रोटीन्स जो कि अमीनो एसिड से बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड जिसका मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड, या बायो मॉलिक्यूल से पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। और जितने भी सिंथेटिकली बनाए जाते हैं लैब में इस पर रिक्वायरमेंट, सिंथेटिक पॉलीमर, पॉलीथीन, ट्रीथीन से हमने बनाया, टेरिलीन बनाया, सो मेनी जो भी हमने बनाया। नेक्स्ट है लंबी हमने जो बनाई है पॉलीप्रोपिलीन, टेफ्लॉन, स्टायरीन, पीवीसी, पीएमएमए, नायलॉन 6, जैसे ऐसे नाम लें, कोशिश करें आपको सबके मोनोमर याद आए। नायलॉन 6, इसमें रबर भी बनाए हैं। कुछ रबर हमने नेचुरल रबर बनाए थे जो आइसोप्रीन से बने थे, वो इस कैटेगरी में आएगा, नेचुरल रबर की कैटेगरी में। फिर हमने ब्यूना एन, ब्यूना एस, थायोकॉल रबर जो बना है, पान पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बनाया है। ये सारे के सारे सिंथेटिक पॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं। अब यहीं पे हम 15.20 का जिक्र करते हैं, इसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में पूछा गया। नेचुरल पॉलीमर कुछ मामलों में सिंथेटिक से बहुत बेहतर होते हैं। पहली बात ये कि ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लंबे समय रखे रहने पर या तो एरियल ऑक्सीडेशन से या एंजाइम के एक्शन से खुद ही डिग्रेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ज़मीन में मिल जाते हैं, जिसके कारण ना तो ये कोई पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ना ही ये पॉइजनस होते हैं। बॉडी के लिए मतलब कहना चाहिए को फ्रेंडली है, बायोलॉजिकली फ्रेंडली है, कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, जबकि सिंथेटिक पॉलीमर में ऐसा नहीं होता। तो जब ये सर्च की गई कि सिंथेटिक में क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए जिससे वो नेचुरल के करीब आ सके, तो ये देखा गया जितने भी नेचुरल पॉलीमर्स हैं उनमें ईस्टर बॉन्ड अगर होता है, जैसे ईस्टर हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ है टेरिलीन में, या अमाइड बॉन्ड होता है जैसे कि नायलॉन 6 में होता है, तो ये एरियल ऑक्सीडेशन या एंजाइम के एक्शन से खुद ही टूट जाते हैं। तो इसी कोशिश में कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाए गए हैं, जिनमें एक बहुत फेमस नाम है जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट ओवेलेट, PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट बैरलेट होता है, जो कि 2 का पॉलीमर होता है, 2 मोनोमर्स का पॉलीमर होता है। उसमें हमारे पास बीटा पोजीशन पे OH है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर है हमारे पास में CH2COH। ये ब्यूट्रिक एसिड हो गया क्योंकि इसके पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और बीटा पोजीशन पे OH है।
और उसी तरह हम इससे जोड़ेंगे वैलेक एसिड। वैलेक एक कॉमन नाम है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, तो 3 के यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा, पर स्टिल यहाँ बीटा पोजीशन पे ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा OH। और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में एक OH है एक COH है, तो ये आपस में मिलकर ईस्टर बनाएंगे। इससे pH भी इस तरह बनता है कि ये OH लॉस करेगा और ये H लॉस करेगा। ये तो 2 ही मोनोमर हैं और आगे ऐसे जुड़ने के लिए आगे और पीछे की वैलेंसीज खाली होंगी जो बाकियों को जुड़ने में मदद करेंगी। तो उस तरह ही हम वैलेंसीज खाली शो करेंगे जो आपस में जुड़कर लंबा चेन बनाएगी। और इस तरह आप देखेंगे कि जो ये सिंथेटिकली बनाया गया है इसमें भी ईस्टर लिंकेज आ गया है और ये ईस्टर लिंकेज आसानी से डिग्रेड हो जाएगा बायोलॉजिकल पॉलीमर की तरह, देयरफॉर इट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये जो पार्ट है ये स्टिफनेस बढ़ाता है और ये जो पार्ट है वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। तो आपको स्टिफनेस ज़्यादा चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए, इस बेसिस पे हम इसके अलग अलग प्रपोर्शन लेते हैं। और ये पैकेजिंग में काम आता है मोल्डेड आइटम्स के साथ में। ये कैप्सूल जो होते हैं मेडिसिन में उसका यूज़ करने के काम आता है, क्योंकि जब बॉडी में जाके डिग्रेड होता है तो उससे दवाई रिलीज़ हो जाती है हमारी बॉडी में। और इसमें ये बेनिफिट है कि हमने बात की थी कई बार एक्सपायरी डेट नहीं पता होती हमें दवाई की, और अगर हम उसे कंज्यूम कर ले तो नुकसान पहुंच सकता है। तो ये क्योंकि लंबे समय रह नहीं पाता है, जैसे ही उस दवाई की यूटिलिटी ख़त्म होगी उसके आसपास का जो कवरिंग है कैप्सूल है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो हमें ये डर नहीं रहेगा कि कोई दवाई एक्सपायरी डेट निकली नहीं हो और हमें शरीर को नुकसान न पहुँचा दे। अब हम NCERT बुक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 क्वेश्चन हम एक साथ देख रहे हैं क्योंकि वो मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15.3 जिसमें होमो और को पॉलीमर को लेकर बात की गई है। आप देख सकते हैं 15.6 जिसमें एक एग्जाम्पल देके पूछा गया है कि होमो पॉलीमर है कि को पॉलीमर है। और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है 15.9 जिसमें हमें को पॉलीमर के बारे में पूछा गया है। तो पहले 15.3 देखें तो पूछा गया व्हाट इज़ होमो और को पॉलीमर। होमो पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिनमें जो मोनोमर्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, वही मोनोमर्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। और हम जो एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं उन्हीं में से कोई एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो इस कैटेगरी में बहुत सारे आते हैं। जो पॉलीथीन है वो इथीन उसमें रिपीट हो रहा होता है, तो एक वो हो गया। इसके अलावा एक आता है पॉलीप्रोपिलीन, उसमें प्रोपिलीन ही रिपीट होता है, पॉलीप्रोपिलीन। टेफ्लॉन, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं इसके। PVC, पॉलीस्टायरीन, नायलॉन 6, PMMA, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो अगर हम पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल को देखें एक एग्जाम्पल के रूप में, तो ये जो एक्राइल नाइट्राइल जो है उसका मोनोमर होता है। आप याद करें हम इसकी रिएक्शन कराई थी फेरस सल्फेट और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें पाई बॉन्ड है तो एडिशन की कैटेगरी में जाएगा और ये टूट जाएगा CH2, यहाँ पर CHCl। ये जो है फाइबर के रूप में यूज़ होता है, आसानी से वुल और कॉटन के साथ ब्लेंड किया जा सकता है, इसलिए इसे कारपेट और ब्लैंकेट्स फैब्रिक ये सब बनाने काम आता है। वाटर रेजिस्टेंट है, आसानी से सूख जाता है। बाकी नाम याद करें तो इसके नाम है ऑर्लॉन, कार्टेली, एक्राइलन, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा आएगा होमो पॉलीमर की कैटेगरी में क्योंकि हमने इसे बनाने के लिए एक ही मोनोमर यूज़ किया है। उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया है क्वेश्चन नंबर 15.6 में और पूछा गया है कि वो होमो पॉलीमर की को पॉलीमर है। तो अगर इसका हम यूनिट देखें वो कुछ ऐसा NH है, इसमें दिया हुआ है, CHR दिया हुआ है और यहाँ CO दिया है। और हमें क्लियर दिख रहा है कि इसमें अमाइड लिंकेज है। अमाइड लिंकेज बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन के जुड़ने से।
और जैसे वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट होता है जिसमें NH2 पोर्शन देता है, OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप देता है, तो अगर हम दोनों को एक एक पार्ट दे दें, इसको H दे दें, तो ये बन जाएगा NH2, ये बचा CHR और ये हो गया COH। तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि इसमें दो नहीं एक ही मोनोमर यूज़ किए गए हैं, इसलिए ये होमोपॉलीमर की कैटेगरी में आएगा। फिर साथ ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15.9 जिसमें पूछा गया कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है, और साथ में इसके हमें दो एग्जाम्पल बताने हैं। तो कोपॉलीमराइजेशन वो जिसमें हमने 2 यूनिट यूज़ किए। कोपॉलीमराइजेशन पूछा गया है और इस कोपॉलीमराइजेशन में हम 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हमने 2 यूनिट्स को जोड़ के बनाया है, जिसमें हम लिख लेते हैं एक नायलॉन 610 और नायलॉन 610 में एक के पास 6 है और एक के पास 10 है, और अगर हम 6 और 10 वाला लें तो ये CH2 6 टाइम ये 6 वाला हो गया, 6 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया, दैट इज हेक्सामिथिलीन डायमीन। और एक हम ले लेते हैं सेबासिक एसिड जिसमें 10 कार्बन। देखो पॉलीमर हो गया, हेक्सामिथिलीन डायमीन लिया, दूसरी तरफ सेबासिक एसिड लिया हमने। छह मिथिलीन ग्रुप है हेक्सामिथिलीन डायमीन, और इस तरफ जो लिया है हमने इसका नाम है सेबासिक एसिड। अगर वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट होगा हमाइड लिंकेज बनने वाला है, NH2H देगा, ये OH देगा। जैसे हम बाकी में करते हैं वैलेंसीज खाली होती हैं एक एक। ये हो गया हमारे कोपॉलीमर का एग्जाम्पल जिसमें हमने 2 मोनोमर यूज़ किए। और इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो हमने एक रबर बनाया था थायोपूल। इसमें हमने इथिलीन डाइक्लोराइड लिया था एक। तो जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप इन्वॉल्व करेंगे आप रिविजन हो जाएगा एक तरह से आपका। सारे जो पढ़े थे पॉलीमर्स उनका थायोकोल लिया था और एक पॉलीसल्फाइड लिए थे, सोडियम पॉलीसल्फाइड्स। तो ये भी कोपॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें NaCl निकल जाएगा और ये जो बनेगा ये क्लोरीन लॉस कर चुका था आगे पीछे से। तो ये दोनों कोपॉलीमर के एग्जाम्पल हो गए। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15.4 जिसमें पूछा गया व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ द पॉलीमर्स मोनोमर्स। इसे समझने के लिए अब बस हमें इतना याद रखना है कि कुछ न कुछ मोनोमर में होता था जो उसे जुड़ने के लिए मदद करता था। जैसे अगर आप इथीन की बात करें तो उसमें प्रेजेंट ये पाई बॉन्ड उसे जुड़ने में मदद करता था। तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप दैट हेल्प टू बॉन्ड विद अदर मोनोमर्स। तो ये हो गया मोनो फंक्शनल क्योंकि उसके पास एक ऐसी साइट है। इसी तरह अगर हम विनाइल फ्लोराइड की बात करें जो PVC बना रहा था उसमें भी सेम था, एक फंक्शनल ग्रुप था, तो ये कहलाएंगे मोनो फंक्शनल ग्रुप। जबकि यदि हम बात करें हेक्सामिथिलीन डायमीन की तो उसमें एक फंक्शनल ग्रुप था NH2 जो उसे बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहा था किसी और के साथ में, तो दूसरा था कार्बोक्सिलिक एसिड जो उसे जुड़ने में मदद कर रहा था। तो फंक्शनलिटी मीन्स किसी भी मोनोमर प्रेजेंट वो पार्ट जो उसे किसी और पार्ट से जुड़ने के लिए मदद करता है। और किसी एक में एक ही टाइप का है तो उसे मोनो फंक्शनल कहेंगे, और यदि किसी में पॉलीमर में उसको जुड़ने में 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप काम कर रहे हैं तो बाय फंक्शनल कहलाएगा। उसी तरह 3 होंगे तो वो ट्राई फंक्शनल कहलाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15.10 देखते हैं। और जब हमने चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन किया था तो हमने पढ़ा था वो अलग अलग एक्टिव साइट होती है जो उन्हें मदद करती है। उनमें से एक मैकेनिज्म होता था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो किस तरह काम करता है, ये सवाल पूछा गया है। और इसमें यूज़ होने वाला जो मोनोमर होता है वो भी पूछा गया है। जैसे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 15.13, इस क्वेश्चन नंबर 15.13 में ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा इनिशिएटर्स है जो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ 15.13 का तो आंसर है बेंजोइल परऑक्साइड। एक बहुत अच्छा इनिशिएटर होता है जो इसमें यूज़ किया जा सकता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। परऑक्साइड बॉन्डिंग होनी चाहिए इसमें, ये दिस इज परऑक्साइड बॉन्डिंग जिसे जुड़ने में हेल्प करता है। और एक टर्शरी यूरोक्साइड होता है। ये दो हैं जो इसे जुड़ने में मदद कर सकते हैं। मैकेनिज्म में इसे 3 स्टेप होती है। पहली होती है इनिशिएशन, जो फ्री रेडिकल बनाती है, और ये बेंजोइल परऑक्साइड से बनता है। देखिए कैसे बनता है कि अगर मान लिया ये बेंजोइल परऑक्साइड की बात करें तो इसमें इस तरह का फ्री रेडिकल पार्ट है, टूट जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एनी सनलाइट और रिएजेंट, और ये टूट के बनाएगा RO फ्री रेडिकल। इनमें से जो RO फ्री रेडिकल है उसमें से ऑक्सीजन गैस जब निकल जाएगी तो हमें लेंगे R फ्री रेडिकल, और क्योंकि आगे की प्रोसेस में हेल्प करेंगे देयरफॉर दे आर कॉल्ड इनिशिएटर्स। फिर आता है चेन प्रोपगेशन, क्योंकि चेन बढ़ती जाएगी स्टेप में, देयरफॉर इट इज कॉल्ड चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन में हमने एग्जांपल लिया था इथीन का, और जब इससे ये R फ्री रेडिकल जुड़ता है तो इसमें भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, पर इसका इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएगा, और वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक्टिव साइट का काम करेगा। और ये जो एक्टिव साइट है ये और भी ऐसे यूनिट के साथ जुड़ती चली जाएगी, इसलिए हम कहते हैं इसे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ये जो चेन है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे मैं ऐसे लिखूँ R CH2 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 CH2, ऐसे बार बार रिपीट होंगे, और आगे एक फ्री रेडिकल होगा जो इस चेन को बढ़ाता रहेगा। तो ये हो गया चेन प्रोपगेशन। इसके लास्ट स्टेप होती है चेन टर्मिनेशन। और चेन टर्मिनेशन जुड़ने की 2 वजह हो सकती है। पहली ये कि इस तरह के जो फ्री रेडिकल यूनिट्स हैं 2, वो आपस में जुड़ जाए, और जिस फ्री रेडिकल की वजह से ये प्रोसेस चल रही थी वही बंद हो जाए। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे। और एक केस होता है डिसप्रोपोनेशन, जिसमें एक ऐसा पार्ट अल्कीन बना लेगा और एक अल्कीन। मान लीजिए ये वो पार्ट है जो अल्कीन बनाएगा, तो ये अपना एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के रूप में लॉस कर देगा। और जब ये लॉस करेगा तो ये जो पास वाला यूनिट है उसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। इसके पास तो था एक्टिव साइड में आगे फ्री रेडिकल, इसके पास वाले ने अपना हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के रूप में लॉस कर दिया, तो ये दोनों मिलके बना लेंगे डबल बॉन्ड। और ये जो दूसरा हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल इसके द्वारा लॉस किया गया है वो दूसरी यूनिट के हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से इस तरह जुड़ जाएगा। तो ये CH2 से हो जाएगा CH2 और लॉस्ट हो जाएगा, तो एक बन जाएगा अल्कीन और एक बन जाएगा अल्कीन। दिस इज कॉल्ड डिसप्रोपोनेशन। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर
15.14 जो कि रबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कि रबर जो कि इलास्टोमर्स की कैटेगरी में आते हैं, याद करें तो इलास्टोमर्स में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इनका कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो उनमें हेल्प करता है कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करें। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है दैट इज़ वंडर वॉल। उसी वजह से इनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आती है। तो सवाल ये है कि ऐसे हम एक्सप्लेन करें कि इनका जो डबल बॉन्ड होता है रबर बॉन्ड में, वो इन्फ्लुएंस करता है इसके स्ट्रक्चर्स को, रिएक्टिविटी को। तो हम एग्जांपल देते हैं जो हमें नेचुरल रबर मिलता है रबर प्लांट से, जिसकी यूनिट होती है आइसोप्रीन, कुछ ऐसी। और ये जो है जब पॉलीमराइज होता है पाई बॉन्ड कैसे अफेक्ट करता है। पाई बॉन्डिंग के कारण अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें समझ सकते हैं, ये जो कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड है, और जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनमें जो आइसोमरिज्म पॉसिबल हो पाते हैं ज्योमेट्रिकल केस सिस और ट्रांस। ये पॉसिबल क्योंकि इस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप है, इस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप है। ये नेचर में सिस फॉर्म में मिलता है। सिस फॉर्म ही कुछ ऐसा, ये है फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। हमने देखा है सेकेंड और थर्ड में डबल रहता है, और जब ये आपस में इस तरह जुड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसके इस तरह के स्ट्रक्चर्स ने किया ये कि जो लीनियर चेन है वो दूर हो जाएंगे। सोचिए अगर ये ऐसा होता स्ट्रेट तो आसानी से दूसरी चेन पैक हो पाती और पैकिंग से अट्रैक्शन बढ़ जाता, परंतु इसके इस तरह के जिगजैग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ने जो चेन है उसको दूर कर दिया। तो ये चेन दूर क्यों हो पाई? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड था। पाई बॉन्ड था इसलिए इसमें सिस आइसोमरिज्म पॉसिबल हो सका, क्योंकि बिना पाई बॉन्ड के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो कर सकता था। तो हम इस तरह समझें कि अगर सवाल पूछा गया है कि किस तरह रबर का डबल बॉन्ड उसके स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, तो डबल बॉन्ड के कारण आया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जिससे उसने सिस शेप एक्वायर किया, तो उसने इसके स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर दिया, अदरवाइज ये लीनियर होता। और रिएक्टिविटी को इस तरह इफेक्ट किया कि अगर ये लीनियर होता तो क्लोजली पैक होता, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता, तो इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती। और क्योंकि ये दूर है तो जब ये दो चेनें इस तरह दूर हो जाएंगी तो दूर होने के कारण दूर से इनमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग ना होकर वीक हो गया, दैट इज़ वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस वीक अट्रैक्शन ने इनकी इलास्टिसिटी बढ़ा दी। तो इस तरह डबल बॉन्ड ने स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस किया और रिएक्टिविटी को भी इन्फ्लुएंस किया। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें जो इसी के बाद यह 15.15, इसमें ही रबर का एक रिलेटेड टाइप वुल्कनाइजेशन पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो रबर होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, जो इन्हें खींचने में तो हेल्प करता है, पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं होता जो इन्हें वापस इसकी ओरिजिनल शेप में ले आए। तो इसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। देखा जाता है गर्म ज़्यादा करो तो वो बहुत ज़्यादा स्टिकी और चिपचिपा सा हो जाता है, और ठंडा करो तो हार्ड हो जाता है। तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, इसकी वियर एंड टियर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें जो हमें अच्छे रबर में चाहिए, हम इसमें थोड़ा सा सल्फर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और ये जो सल्फर के इंट्रोडक्शन की टेक्निक होती, करीब ये 373 केल्विन पर जैसे सल्फर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है वुल्कनाइजेशन। तो ये एक रबर, नेचुरल रबर की जो कमियां हैं, इलास्टिसिटी का कम होना, डिफरेंट टेम्परेचर रेंज पे अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देना, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होना, आसानी से घिस जाना, वो सारी प्रॉपर्टीज जो है इसके द्वारा इम्प्रूव की जा सकती हैं, जैसे कहते हैं वुल्कनाइजेशन। वियर एंड टियर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने पढ़ा था इसमें थोड़ा सा कार्बन ब्लैक और जिंक ऑक्साइड मिला सकते हैं, बाकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और हार्डनेस, ये सारी चीज़ें रबर की बढ़ा देता है और उसे ब्रिटल नहीं होने देता है। और ये
अगर 20 से 30% अगर बनाया जाए तो 20 से 30% मिक्स इस तरह के रबर को इबोनाइट के नाम से जाना जाता है। और इसे चार्ल्स गुडियर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, उन्होंने ये टेक्निक जो है वो दी थी इसकी।